एग्जाम्पल क्या होगा? सिंपल इसका मीनिंग होता है कि आपके पावर के बेस पे। जब हम लोग लीनियर बोल रहे थे क्या होता है, आराम से बाद में बताते हैं इसको। ठीक है, अब जो भी होगा क्लास के बाद पूछ लेना। तो लीनियर रिग्रेशंस में आपको सबसे पहला दिखेगा आके ओएलएस का, एसटीडी का, एंड देन एजम्पशंस क्या होंगे, रिलेशंस कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल, और इसके एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। एरर मतलब परफॉर्मेंस। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या था कि रेगुलराइज कैसे कर सकते हैं और क्रॉस वेरिएशंस का क्या कॉन्सेप्ट होगा। तो ये अभी हम लोग देखेंगे। पूरा ये थ्योरेटिकल के टाइप का होगा, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल क्या किया है, पहले किया है। जो आपने अभी तक का प्रोजेक्ट बनाया है उसी का क्या है, ये थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहला था ओएलएस। ओएलएस का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम एक फॉर्मूला के बेस पे बात करते हैं। पहले बताते हैं फॉर्मूला वेरिएंस का क्या होता था, बताओ। वेरिएंस का ये फिर एरर का, एरर का क्या फॉर्मूला बताया था। जो हमारे पास एक्चुअल वाई था माइनस जो प्रेडिक्टेड वाई था, है ना, उसका होल स्क्वायर, यही करते थे, है ना। तो ये मतलब एक डायरेक्ट डेटा पॉइंट्स का निकालना था, है ना। तो इसी को एक नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते थे, एवरेज नहीं पता, सिंपली डिवाइड करते हैं जितना उसके पास क्या होगा नंबर्स नंबर, है ना। और उसको क्या करते थे, समेशन से दिखाते थे। समेशन का मतलब ये है हर एक पॉइंट का ऐड करते। और यहाँ पे आई की वैल्यू होती थी, जीरो से आई की वैल्यू एन तक जाएगी, है ना, मतलब एक नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स का। ये क्या होगा, आई होगा, ये भी क्या होगा, ठीक है, आई का प्रेडिक्शन। ये कुछ इस तरीके से आपको याद है, ये याद है या नहीं? यस सर। ये पहले जो हमारा एक्चुअल वाली और प्रेडिक्टेड वाली डिवाइडेड बाय n, ताकि क्या हो, एक नंबर हो जाए। हम इसको क्या बोल रहे थे, इस आंसर को मीन, मीन डिवाइडेड इसका स्क्वायर का रेंज, ठीक है, m स्क्वायर का रेंज, और स्क्वायर किसका है, तो एरर का। ये चीज हम लोग पढ़ते हैं, इस चीज को हम क्या बोलते थे, मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, ये हम क्या करते थे, एरर कैलकुलेट करते थे। अब ये एरर जितना कम होगा, मॉडल की एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। इस चीज को हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं कि ये मिनिमम होगा, चाहिए हमारा क्या होगा, तो हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए एरर। अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट सिर्फ कर रहे हैं अपने मॉडल को, तो वही हमारा होता है ओएलएस, ऑर्डिनरी लीस्ट, क्या करें, इसमें लीस्ट स्क्वायर कर लिखा। जब भी हमारे पास एरर आएगा टी का, वो क्या चाहिए, कम से कम हो। अगर कम से कम है तो वही हमारा क्या होगा, पहला मॉडल। इस चीज को हम ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, इसलिए आप क्या यूज करते हैं, सिंपल लीनियर है। कौन सा था, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस, और ये हमारा क्या था, वाई, इसी वाई हमारा क्या था, प्रेडिक्टेड वाई। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वाई, और इसकी जगह पे क्या होगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है, एम एक्स प्लस, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये प्रेडिक्टेड वाई बेसिस से बना। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डिनरी लिस्ट। देन उसके बाद होता है एग्जीक्यूट, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट समझ में आता है, ग्रेडियंट का मीनिंग, ग्रेडियंट सुना है, ग्रेडियंट कलर सुना है, तो बताओ ग्रेडियंट कलर में क्या होता है, बताओ। जिसमें क्या होगा, मोर देन वन वैल्यूज हो गए, समझ में आया। और ग्रेडियंट्स अगर कलर देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है।
जो भी आपके पास कॉम्बिनेशन हो वो मल्टी डिफेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका जो एरर है अगर वो ज्यादा है तो आप उसको रिड्यूस करते हो कि मान लो मेरा एरर 10 है, अब इसको रिड्यूस करके मुझे 1 तक लाना है। तो आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो, है ना। और मुझे पता है कि कलर में भी क्या होता है, इसी तरीके से एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में जाता है तो दूसरा कलर दिखता है ना। तो सेम चीज इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट में क्या होता है कि आप लाइट कलर से डार्क कलर जा सकते हो और डार्क से लाइट कलर में जा सकते हो। तो इसका मतलब है ग्रेडियंट, मतलब एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में जा रहे हैं। अब इसमें होता है डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है कि आप जब भी रन करोगे वो मिनिमम की तरफ जाना है। डिसेंट का मतलब होता है मिनिमम। मिनिमम। अच्छा डिसेंट करना था ना, ग्रेडियंट ग्रेडियंट डिसेंट्स। तो ये दिखेगा डिसेंट्स का मीनिंग। सिंपल क्या रहेगा, मूवमेंट डाउन टू द लोअर प्लेस। तो आप लोअर किसकी तरफ जाओगे तो एरर की तरफ से, है ना। तो ये क्या करेगा कि आप सिंपली लूप चला देते हो कि जो भी हमारा वैल्यू होगा एरर का, कि वो किस पे क्या होगा, धीरे धीरे रिड्यूस होना चाहिए। और वो रिड्यूस कैसे होगा, तो फॉर्मूला में एम और सी बार बार चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो वो चीज हम लोग करते थे। तो वही हमारा क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट वाला फॉर्मूला था। तो अगर यहाँ पे जो देखोगे, एस जी डी का मतलब होता है स्टेटिस्टिक, एस एस जी डी ग्रेडियंट डिसेंट, ये दिख रहा है। तो ये एस जी डी का मिस। कैसे लाइट कलर दे दो, एक से और कलर दे दो। सबको बात मामला वही नहीं है। पूरा चाहिए होता है।
तो ये हमारे पास क्या रहता है कि आप क्या करते हो, वैल्यू को ऑप्टिमाइज करते हो। कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली हम लूप में चला के कर सकते हैं कि मान लो एक वैल्यू ही जनरेट करवा लेते हैं। तो तुरंत एक वैल्यू जनरेट करवा लेते हैं। ये है हमारे पास HTTP का कोड। तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि आप सिंपली क्या करते हो, लूप के बेस पे काम करते हो। ठीक है, इसमें से जो लाइब्रेरी है आपको सब पता है। पहला डेटा सेट मेक रिग्रेशंस क्या करता है, आपके लिए क्या करता है, फेक डेटा सेट क्रिएट करके देता है। समझे? तो आप क्या कर सकते हो, मेक रिग्रेशंस का यूज करके आप जितना डेटा जनरेट करवाना चाहते हो करवा सकते हो, इससे कोई इशू नहीं है। देन आपके पास क्या रहेगा, जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ से स्टार्ट होगा, जो एसडीडी के बारे में बता रहे थे। एसडीडी में मैंने क्या बताया था कि आप चेंज करते हो एम और सी की वैल्यू लूप में। तो आप देखोगे यहाँ पे लूप ही है। ठीक है, तो ये लूप कैसे चल रहा होगा, तो सिंपली जो भी हमारे पास डेटा सेट है, ये 3, 5, 8, 9 इस तरीके से आएगा, और उसका प्रेडिक्शंस वैल्यू आएगा साथ में। मान लो इसका 5 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 6 आ गया, इसका 8 आ गया, और इसका 9 आ गया। इसके बेस में क्या होगा, कुछ एरर्स होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में जो हमारे पास क्या होगा, इक्वेशंस होगा। कौन सा? तो ये कौन सा इक्वेशन बता सकते हो? हम्म, ये कौन सा इक्वेशन है बता सकते हो? और ये कौन सा इक्वेशन है? जो हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस का है ना, सेम है। हमने यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि एक साथ हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होंगे, इसलिए डॉट प्रोडक्ट का यूज किया है। ठीक है, तो आप इसमें से देखोगे कि पहला क्या है, इपॉक्स। इपॉक्स क्या होता है कि आप कितना मॉडल बनाना चाहते हो। तो अगर आपने क्या किया, इपॉक्स बाय डिफॉल्ट इन्होंने अपने हिसाब से 50 रखा है, तो ये 50 भी रह सकता है, अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। लर्निंग रेट की जो हमारा क्या होगा कि मान लो फर्स्ट टाइम में जो वैल्यू एम है, अगर जो मेरा वैल्यू M1 है, तो सेकंड टाइम में क्या होगा, मॉडल ट्रेन होगा, देन एक वाई प्रिडिक्शन आएगा। देन फिर क्या करेंगे कि अगर वो सही नहीं आ रहा था, फिर हम क्या करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे लूप में। तो फिर अब नया एम की वैल्यू क्या रखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि उसमें जो लर्निंग रेट रहता है, ये बेसिकली इसको रिड्यूस करता है या फिर इंक्रीज करेगा बेस्ड ऑन द स्लोप। कि अगर वो स्लोप पॉजिटिव है तो उसको इंक्रीज करेगा, अगर नेगेटिव है तो इसको डिक्रीज करेगा। तो कितने से डिक्रीज और इंक्रीज करेगा, तो ये करेगा 0.01 से। ठीक है, तब नया वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 - 0.01, तो कितनी वैल्यू आएगी, 0.99। तो ये हमारा एम की वैल्यू चेंज हो रहा है। तो ये कब तक चेंज होगा, तो ये 50 टाइम्स चेंज होगा, क्योंकि हमने ये इसको 50 टाइम्स इपॉक्स लगा के रखा है। तो ये सेम चीज यहाँ पे भी दिखेगा, इपॉक्स के बेस पे एम। आप क्या करोगे, रेंज के बेस पे लोगे। आई कहाँ से आ रहा है हमारे पास, एम। एम की वैल्यू अगर आप देखोगे, ये क्या है, टोटल लेंथ। इन्होंने स्टार्टिंग रैंडम वैल्यू लेंथ के बेस पे ले लिया, देन उसके बेस पे एक थीटा लिया हुआ है। थीटा में क्या है कि रैंडम वैल्यू है, जिसको क्या बोल रहे हैं वो वेट्स बोल रहे हैं। वेट्स बेसिकली होते क्या है कि जो हमारे पास एम की वैल्यू होगी, एम और सी की जो वैल्यू होगी वो, और उन्होंने स्टार्टिंग में क्या लिया, तो रैंडम नंबर्स लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लूप स्टार्ट होगा, देन रैंडम इंडेक्स नंबर के बेस पे क्या होगा, कॉल होगा। देन हमारा एक्स आई का मतलब क्या हो गया, ये डेटा सफल कर रहा है यहाँ पे, कि एक्स आई और वाई आई, ये क्या हो गया, हमारे पास रहेगा ना, एक एक्स रहेगा और एक वाई रहेगा। एक्स मान लो हमारे पास क्या है, रूम स्क्वायर फीट है, मतलब एरिया हो गया, और उसके बेस पे वाई हमारा क्या है, प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स आई है वो हमारा क्या रहेगा कि हमारा ये एरिया होगा। ठीक है, और इन्होंने रेंडमली क्या किया, सफल किया हुआ है। ठीक है, एंड देन वाई आई क्या होगा, उसी के बेस पे क्या होगा, सेम इंडेक्स नंबर पे भी उसको भी सफल किया है, ताकि क्या हो, डेटा अच्छे से मिक्स हो जाए, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने लूप के बेस पे किया है। देन फिर क्या है, इन्होंने वाई प्रिडिक्ट। वाई प्रिडिक्ट कैसे कर देते हैं,
बताओ, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस, इस तरीके से करते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि सी इन्होंने कांस्टेंट रखा होगा, और ये हमारा क्या है, वैल्यू, ये हमारा वैल्यू है, और इसको किसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, थीटा। थीटा हमारा क्या था बताओ, दिख रहा है। तो जो हमारे पास एम था वो हमारा थीटा रहेगा। तो ये चीज हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया था, वो ये क्या हो गया, एम और एक्स। सी को इन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से लास्ट में वो ऐड कर लेंगे। देन इन्होंने ग्रेडियंट निकाला है। ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट होता है, डी वाई बाई डी एक्स से। मैंने बताया था कि अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए किसी का, तो सिंपली क्या करते हो, उसका डी वाई बाई डी एक्स कर लेते हो। तो देखोगे सेम फॉर्मूला यहाँ पे होगा, एक्स आई ट्रांसपोज डॉट और वाई प्रिडिक्टेड और वाई आई। तो इन्होंने क्या किया, इन्हीं का डी वाई बाई डी एक्स निकाला है। सिंपल आपको समझना है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये सिंपली आपका डी वाई बाई डी एक्स, जो मैथमेटिकल लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, कोड के फॉर्म में उन्होंने लिखा है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा कि जैसे मैंने बताया कि लर्निंग रेट से आपका क्या होगा, ये एम की वैल्यू आप अपडेट करते रहोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, अपडेट होगा। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव दिखेगा, अगर स्लोप नेगेटिव है, सॉरी, अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा, अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, सॉरी नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली फिर ये पॉजिटिव बन जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस है, नेगेटिव साइन। जैसे ही अपडेट होगा देन क्या होगा, थीटा मिलेगा, और फिर क्या करेगा, बार बार रिपीट करता जाएगा। थीटा बेसिकली क्या था, एम की वैल्यू बार बार वो क्या करेगा, अपडेट करता जाएगा। तो ये कितने टाइम्स अपडेट होगा, तो 50 टाइम्स। तो ये चीज क्या है कि यहाँ पे आपको मैनुअली दिख रहा है। अब ये चीज क्या हमें कोड करनी पड़ती है या फिर ऑटोमेटिकली होता है, तो आप सिर्फ वहां पे लिखते हो ग्रेडियंट, और ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। एंड देन ग्रेडियंट लर्निंग रेट, ये दो चीज हमें डिफाइन करते हैं, और ये क्या होगा, अपने हिसाब से वो सारा लूप वाला काम कर देगा। तो आप इस तरीके से मैनुअली भी डिफाइन कर सकते हो। ये क्या स्क्रैच में कोड है, इसमें क्या है, एसक्यूएल इन्होंने यूज नहीं किया, ठीक है। कि हम लोग जो एसक्यूएल लीनियर रिग्रेशंस के लिए यूज कर रहे थे, तो क्या यूज कर रहे थे, एसक्यूएल से ही इंपोर्ट कर रहे थे लीनियर रिग्रेशंस। तो इन्होंने वैसा कुछ नहीं किया है, इन्होंने क्या किया, खुद का अपना एक फंक्शन बनाया है। देन इसको आप क्या करो, यूज कर लो, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एसजीडी। एसजीडी रिग्रेशंस, जो भी आप नाम रखना चाहते हो, यही नाम रखा है ना इन्होंने, एसजीडी लीनियर रिग्रेशंस, और उसके बेस पे यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप एसकेलन यूज करना चाहते हो तो एसकेलन का भी यूज कर सकते हो, और उसके अंदर क्या है, एसजीडी रिग्रेशन। इसमें क्या है, इटरेशंस आप कितना रखना चाहते हो, वैल्यू, फिर हमारे पास एम की वैल्यू क्या रखना चाहते हो, लर्निंग रेट क्या रखना चाहते हो, और स्टार्टिंग वैल्यू कैसे सफल करना चाहते हो। तो यही चीज हम यहाँ पे मैनुअली डिफाइन कर रहे थे, सारा चीज दिख रहा है। ये विदाउट क्या हो गया, एसकेलन हो गया, और ये क्या है, एसकेलन के बेस पे एक ही लाइन में सारा काम हो गया। एंड देन सिंपली क्या करते हो आप, डॉट फिट करते हो, एक्स और वाई इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं, और हमारा क्या होता है, ट्रेन करते हैं। अब यहाँ पे रीसेप क्यों किया है, याद है। तो सिंपली हमारे पास तक क्या था, अभी एक ही कॉलम के बेस पे बात कर रहे थे ना। एक कॉलम को 2D बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं कि उसका जो भी शेप होगा हमारे पास क्या होगा, 2 डायमेंशन में होगा। तो पहला वैल्यू 1 डायमेंशन होगा, और दूसरा मेरे लिए अननोन है, इसलिए उसकी जगह पे क्या लगाया है, -1 लगाया है। याद है ना, कि -1 क्या करते थे हम लोग, अननोन डायमेंशन के लिए यूज करते। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 1 डायमेंशन को 2D में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा एक्स हो गया, और उसके बेस पे वाई होगा, और जो रिजल्ट होगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये समझ में आया। बट इसका हम लोग यूज नहीं करते अब, एक एसजीडी का उतना ज्यादा यूज नहीं करते, और एक हमारे पास ओएलएस का। अगर यूज करना है तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज कर लेते हैं, जो हम लोग ने मॉडल बनाया था, ठीक है। अब जैसे बनाते हो तो उसके लिए कुछ होते हैं एजम्पशंस। एजम्पशंस का मीनिंग क्या होता है, बता सकते हो, बताओ सैयद, एजम्पशंस का क्या मीनिंग होता है। हाँ, तो अगर आप लीनियर मॉडल यूज कर रहे हो तो डेटा कैसा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो क्या था कि आप लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हो, तो उसके लिए क्या है, कुछ एजम्पशंस है। अगर उस टाइप का डेटा है तभी आप लीनियर रिग्रेशन यूज करना, ठीक। तो एजम्पशंस फॉर लीनियर रिग्रेशंस, तो हर एक का क्या रहता है, एजम्पशंस रहता है कि आप मान के चलते हो। और ये चीज हम लोग कैसे चेक करते हैं, क्रॉस चेक, तो एडीए के थ्रू चेक करते हैं। तो पहला इन्होंने क्या दिया कि जो भी हमारे पास वैल्यू होगा एजम्पशंस में, क्या होना चाहिए, लीनियरिटी होना चाहिए। लीनियरिटी का मतलब क्या होता है, लीनियर। और लीनियर का मतलब क्या हो गया, कि जो हमारे पास एक्स होगा, वाई होगा, इसके बेस पे लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा कि उन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशन है या नहीं है। तो आप सिंपली क्या करोगे, स्कैटर प्लॉट प्लॉट कर लोगे, तो आपको डेटा क्या दिखेगा, उसी टाइप का दिखेगा। तो मैं अगर पुराना वाला कोड है तो उसी में अप्लाई कर लेते हैं, मिल गया तो।
कनेक्ट, और इसमें डेटा 600 तक डेटा वाला भी नहीं था प्राइस, कि हम इसी में लीनियरिटी चेक करेंगे। तो किसी हाँ, क्या हो गया? तो यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा कोड ऐड कर लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ। घर में कभी प्रैक्टिस करते हो? हंसते क्यों हो? जो हाल उसका है, उसका वही हाल तुम्हारा भी है। हम्म। यहाँ पे सिंपली जो हम लोग पुराना कोड कर रहे थे ना, वही कोड है, ठीक है। एंड रन ऑल कर लेते हैं तब तक। तो सिंपली आप क्या करते हो, तो डेटा इक्वल टू पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और जो भी हमारे पास फाइल का पाथ होगा उसको आप क्या करोगे, यूज करोगे। तो ये सारा रन होगा तो ऑटोमेटिकली ये भी रन हो जाएगा, या तो फिर मेरे पास कुछ तो होना चाहिए इस बॉक्स पे। assumptions, assumptions कहीं पे दिख रहा है यहाँ पे? देखिए ओपन कर लेते हैं इसमें थोड़ी। क्योंकि प्रैक्टिकल में फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कहीं तो मैंने रखा था मल्टीपल लीनियर रिलेशंस, ये होगा लीनियर रिलेशंस के लिए assumptions होनी चाहिए। तो ऑर्डिनरी लिस्ट, SGD सिंपल लीनियर रिलेशंस, और इसी के नीचे छह assumptions यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्या दिखेगा, इमेज के फॉर्म में भी डायरेक्टली दिखेगा। पहला हमारे पास क्या है, लिनियरिटी। अब यहाँ पे जो लिनियरिटी चेक करते हैं वो किसके किसके रिस्पेक्ट में होता है, वो आपको पता चलेगा, ठीक है। माना क्या है, सिंगल वाला मल्टीपल, ये प्लॉटिंग कैसे करते हैं वो बताएं। ये प्लॉटिंग कैसे करते हैं, कौन सा यहाँ पे दूसरा प्लॉट थोड़ा दूसरा प्लॉट सही है, कौन सा यहाँ पे लाइन लाइन चार्ट मेरा कोई ऐसा प्लॉट है ना, और स्कैटर प्लॉट प्लस लाइन चार्ट भूल गए क्या, कैसे चलेगा स्कैटर प्लॉट भी क्या मतलब कि दो वैल्यू के बीच में जो रिलेशनशिप
तो हमारे पास क्या है कि एरिया है और ये हमारा उसके बेस पर प्राइस है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई भी लीनियर मॉडल यूज करेंगे। अगर इस टाइप का रिलेशन है तो आप लीनियर मॉडल यूज करो, अदरवाइज मैं इस तरीके का मान लो आपने एक लाइन ड्रॉ की, इसमें डेटा क्या हो रहा है, सारे डेटा लाइन नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लीनियर मॉडल यूज नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहता है लीनियरिटी, ये समझ में, इसकी लीनियर रिलेशन एक्स और वाई पूरा क्या बताओ, होमोजिनिटी, इसका सिंपल इक्वल वेरिएंस, वेरिएंस किसको बोलते हैं, जो एरर रहेगा, जो एक्चुअल में और रिलेटेड में दोनों के बीच का जो एरर रहेगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, कि ज्यादा वेरिएंस ना ही ऊपर होना चाहिए, ज्यादा वेरिएंस ना ही नीचे होना चाहिए। तो ये कैसे ड्रॉ करते हैं, स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट देन एक्चुअल वाई और रिलेटेड वाई, तो ये स्कैटर प्लॉट दो वैल्यू चाहिए, तो मैंने दो वैल्यू दे दिया, इसलिए क्या प्लॉटिंग मिल जाएगा। अब प्लॉटिंग में ही बता सकते हो लाइन ड्रॉ करेंगे तो फिर करेंगे, अगर लाइन भी ड्रॉ करना है क्या लिखते हैं, पीआईटी डॉट प्लॉट, इसमें क्या जाएगा एक्स वाई वाई शुरू करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेगा और ये स्कैटर प्लॉट, तो लाइन हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा और स्कैटर सिंपल रहना है ये, क्या हमें ड्रॉ करना। ये हमारा क्या रहेगा, अगर आपके एरर लीनियर नहीं है, मतलब दोनों के बीच में जो वेरिएंस है लीनियर नहीं है, तो भी हम क्या करेंगे, ऐसा यूज करेंगे। फिर हमारे पास क्या है, मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी, इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आपका पास एरर रहेगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी आप लीनियर क्या करोगे, अगर वो क्या है सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह आपका एरर दिखेगा तो आप इसका यूज करोगे, अदरवाइज नहीं यूज, ठीक है। देन इससे क्या है इंडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या है कि एक्स और मान के वापस है या देखो ना पूरा काम सेम होगा, एक ही क्या कर रहा है कि ये दो वैल्यूज है, दोनों एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, एक को हटा देंगे, मतलब कभी भी एक दूसरे से जुड़े नहीं, मतलब अगर यहाँ से हम थीटा में से चीज करेंगे स्टैंडर्ड में भी क्या बचोगे, तो ये चीज नहीं है, मतलब कोई भी नो ऑटो रिलेशन, तो यहाँ क्या करेंगे, तो डेटा के बारे में देखिए कि किसमें क्या है कि रिलेशन कर रहा है, देन हमारे पास क्या है लैक ऑफ मल्टीपॉलिनियर, मल्टीपॉलिनिटी का मतलब जैसा मैंने आपको बताया ना, इसमें तो ये नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में अब कैसे पता चलेगा कि दोनों क्या है, मल्टी मतलब कि जितना ये हमारा मल्टीप्लिकेशन कर रहा है ये ठीक है, अब दोनों क्या है सेम एनालिटिक्स, उसी चीज को बोलते हैं मल्टी कोलिनियरिटी, कि मल्टीपल एक्स का, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो x1 प्लस x2 मिला के एक वेरिएबल बना रहे हो x3, ठीक है, और आपको पता है कि x2 और x1 क्या है अप्रोक्स सेम है, यहाँ पे मिला है अप्रोक्स सेम है, तो आप क्या करते हैं दोनों को किसी तरीके से कंबाइन करते हैं, तो आप प्लस करो मल्टीप्लाई करो कुछ भी करोगे तो वो क्या बनेगा सिंगल बनेगा, ये क्या करें तो इसके मल्टी कोलिनियरिटी को रिड्यूस करें, कि पहले दो कॉलम था दोनों एक ही बना रहे थे, अभी क्या है एक ही कॉलम रिड्यूस कर, या तो डिलीट करके करते हैं या तो दोनों को कंबाइन करके या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके, देन एब्सेंस ऑफ एंडोजेनिटी, इसका मतलब क्या हो गया, लिखा हुआ है एजम्पशंस है, इसमें से मिनिमम चार याद होनी चाहिए, एक लीनियर, एक होमोजिडाइसिटी, देन मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी और एक इंडिपेंडेंस, तो ये चार ज्यादातर पूछे जाते हैं। एब्सेंस ऑफ एंडोजेनिसिटी, इसका मतलब क्या है, नो कोरिलेशंस बिटवीन प्रेडिक्टर्स एंड एरर, कि मान लो आप जब प्रेडिक्ट कर रहे हो उसमें जो एरर आ रहे थे वो रैंडम थे, कि किसी वैल्यू पे ज्यादा था किसी वैल्यू पे कम था, तो वो लीनियर नहीं होते, इसी चीज को हम क्या करते हैं ना इसमें दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या कर रहे थे, एरर ही चेक कर रहे थे कि एरर हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल वेरिएंस में होना चाहिए, अगर ये वेरिएंस इक्वल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, तो उसको बोल सकते हैं कि हमारा जो एरर है वो रैंडम है प्रेडिक्शन के टाइम में,
तो अगर एरर क्या होगा, रैंडम होगा, तो हम नहीं बता सकते कि वो लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करेगा ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या रहता है, बेसिकली एजम्पशंस रहते हैं लीनियर रिग्रेशन के। तो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर एक दो एक तीन, तीन चीज यूज करोगे, आपको पता चल जाएगा। हम्म। अगर ये चीज है जो दिख रहा है ना ब्लू वाला, अगर सब में इस तरीके से दिख रहा है, सिंपल है कि आपको जो भी लाइन ड्रॉ करोगे वो क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे सब चीज दिखना चाहिए। अगर ऐसा है तो लीनियर मॉडल डायरेक्टली यूज कर लोगे। अगर नहीं दिख रहा है तो हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे, इसके बाद आता है नॉन लीनियर मॉडल्स। ठीक है, तो वही चीज हम लोग देखेंगे कि मान लो हमारा क्या है कि नॉन लीनियर के बेस पे है, तो हमारा फेल होगा। तो फेल होगा तो हम क्या देखेंगे, नॉन लीनियर मॉडल्स देखेंगे। ये समझ में आया? तो इसके लिए हमारे पास, हाँ, तो हम बोला ना कि ये तीन और एक ये चार, चार चेक करते हैं, बाकी चीज नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंस और ये अप्रोक्स सेम होते हैं, और ये अप्रोक्स सेम। ठीक है, तो इंटरनेट में भी देखोगे ना तो ज्यादातर चार ही दिखेंगे। मैंने भी सर्च किया था, कहाँ चला गया। तो ये जंक्शन समझ में आए? मैंने सर्च किया था, हाँ। ये दिख रहा है, लिनियरिटी, इंडिपेंडेंस, होमोसिटी, नॉर्मल और नो मल्टी क्वालिटी, तो चार दिखेंगे। एक दो तीन चार और एक पाँच, पांच ही दिखा रहे हैं ये भी। तो चार के बेस पे हम लोग ज्यादातर काम करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज क्यों कर दिया बट्टी, रिमोट है ना। टेम्परेचर बढ़ा दिया है पूरा। हम्म, बस ठीक है। ये सारा चीज क्या होगा, हर एक मॉडल के लिए चेक करना पड़ता है। जितने भी लीनियर करोगे तो ये तीन चीजें चेक करोगे, देन इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट कैसे करते थे, तो हमारे पास क्या होते थे, ये सारा चीज होगा। अच्छा, एक पॉलिनोमियल रिग्रेशंस, उसमें क्या होगा, अगर मैंने बोला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, अब ये हमारा लीनियर हो गया। अब इसको लीनियर क्यों बोलते हैं, हम्म, अच्छा जी, तो इसको भी क्या बोलते थे, m1 x1 प्लस m2 x2, इस तरीके से मल्टीपल होंगे और प्लस सी होगा। तो ये भी हमारा लीनियर है और ये भी लीनियर है। समझे? ये क्या है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन से ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है। तो लीनियर क्यों बोलते थे, बचपन में भी पढ़े हो नीतीश, फिर एमएल का भी एक्स्ट्रा क्लास मांगोगे क्या? नहीं, देखो पढ़ने वाला रहोगे तभी मिलेगा। अगर मुझे पता चला कि पांच क्लास में तुम सही से नहीं पढ़ रहे हो, तो छठा क्लास से कैंसिल, बाकी फिर मैम से बात कर लेना जिसमें भी एक्स्ट्रा क्लास लेना। ठीक है, ये दिख रहा है? परविंदर आपके लिए भी है, क्योंकि मैंने सबको मैसेज कर दिया है, देखा? ग्रुप आपके होंगे ना, क्या बोलते हैं उसको, लाइफ साइकिल में, कि जिनको जिनको एक्स्ट्रा चाहिए था मैंने ऑनलाइन का दिया था सुबह लिंक, आप ऐड करके पढ़ सकते हो। समझे? छोड़ दो। पॉलिनोमियल का सिंपल मीनिंग होता है कि जो यहाँ पे x दिख रहा है उसके पावर, तो उसका x का पावर कितना है, वन है, तो वन को बोलते हैं लीनियर। अगर टू हो गया तो क्वाड्रेटिक, अगर थ्री हो गया तो क्यूबिक, इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो वही चीज हम क्या करते हैं यहाँ पे करते हैं। अगर मान लो आपका जो डेटा सिंपल एक लाइन से सेपरेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, थोड़ा सा लाइन को टिल्ट कर देते हैं, है ना। तो ये कैसे टिल्ट होता था, तो जितना ज्यादा पावर होगा लाइन उतना ज्यादा बैंड होगा। ये समझ में आया? तो हम क्या कर सकते हैं कि इतना भी पावर नहीं रह सकते, कि मान लो ये जो बैंड होगा ना, तो हमेशा एक सीक्वेंस में बैंड होगा। मान लो इस तरीके से होगा, या फिर इस तरीके से हो सकता है, या तो फिर इस तरीके से हो सकता है, या तो फिर आपका बैंड जो होगा या तो इस तरीके से हो सकता है। तो ये क्या रहेगा, एक सीक्वेंसी पैटर्न ही फॉलो करता है ये लाइंस। ठीक है,
अगर मान लो आपका जो डेटा है कि स्टार्टिंग में इस तरीके से जाना चाहिए था और इस तरीके से जाना चाहिए था, तो ये फॉलो कर रहा है। अगर मान लो मेरा पैटर्न क्या इस तरीके से जाना चाहिए था और इस तरीके से आना चाहिए था नीचे, तो ये क्या होगा। देन फिर अगेन इसको इस तरीके से ऊपर जाना चाहिए था, तो ये क्या होगा कि सिंपल इस इक्वेशन से नहीं होगा, है ना। तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, नॉन लीनियर का यूज करेंगे। इसमें ये लीनियर की तरह है, बट क्या है, इसमें पावर चेंज करके देखते हैं। पावर चेंज करते हैं तो क्या था, थोड़ा सा लाइन बेंड होता है। तो ये पावर इसमें कैसे चेंज करते होंगे, तो जो एक्स की वैल्यू है या तो आप क्या करो, सबको स्क्वायर कर दो, या तो फिर क्या करेंगे, इंडिविजुअली इसका एक फंक्शन आता है कि आप क्या करते हो, पॉली फंक्शंस का यूज करते हो। उसका जैसे यूज करोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो पावर में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको मैन्युअली एक एक करके कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा किस पे, ये मॉडल्स का टैबलू पे, याद है, टैबलू पे मैंने ये दिखाया था, फोरकास्टिंग किया था, तो उसमें दिखा था। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, और उन टूल्स में क्या था हमारे पास पहले से मिला हुआ था। अगर मैं दिखा भी दूं, टैबलू, ये क्या है इसको, तब तक ये ओपन होगा। तो हम लोग पॉली के बेस पे देख सकते हैं, सिंपल उसका कोड भी सेम होगा, कोई भी चीज डिफरेंस नहीं होगा। कि इसमें सब क्या, क्या करते हो, सिर्फ उसको पॉली पे कन्वर्ट करते हो। तक टैबलू ओपन हो रहा है, ये देख रहे हैं? तो आपको यहाँ पे देखिएगा, प्री प्रोसेसिंग से आप पॉली फीचर्स को अगर तो इंपोर्ट कर देते हो। पॉली फीचर्स में क्या होगा कि आप अपने हिसाब से पावर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ये दिख रहा है। अगर देखेगा, जैसे आप क्या करते हो, यहाँ पे पॉली फीचर्स में यूज किया, देन कितने का पावर रखना चाहते हो, क्या करते हो, 2 2, अगर 2 है तो 2, अगर 3 है तो 3, इस तरीके से रखते हैं। फिर क्या करते हो, उसको फिट एंड ट्रांसफॉर्म, तो वो चेंज कर देता है उसी कॉलम में। देन फिर क्या करते हो, मॉडल यूज कर लोगे। तो ये सिंपल, ये 2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड होता है अगर आप पॉली के बेस पे कर रहे हो। तो ये सिंपली क्या करेगा कि जो भी हमारे पास वैल्यू होगा वो क्या होगा, पावर में चेंज होगा, ठीक है, कि एक्स होगा और उसका पावर भी होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल के बेस पे हो गया। सिंपली 2 लाइन ऐड करते हैं तो वो पॉली में पहुंच जाता है। देन अब जो हमारा काम रहेगा वो इसमें मेन रहेगा, ठीक है। किसी भी चीज का परफॉर्मेंस चेक करना ही हमारा क्या रहता है, गोल रहता है। तो हमने पिछले क्लास में सिर्फ एक ही यूज किया था, कौन सा, एक्यूरेसी चेक करने के लिए हमने एक ही चीज यूज किया था, R2 स्कोर का, ये दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ठीक है। या तो इसको बोल सकते हो आप, यहाँ पे जो पूरा लिखा हुआ वो ये पूरा आप रख सकते हैं। अब इसमें आपके पास क्या क्या चीजें आती है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे जो वैल्यूज कैलकुलेट हो रहा है कि टोटल एरर कितना है, वो अगर चेक करना रहेगा तो उसको बोलते हैं कॉस फंक्शंस। कॉस फंक्शंस, कॉस फंक्शंस क्या करता है, तो कैलकुलेट करता है एरर, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से लॉस फंक्शंस होते हैं, तो सबसे पहला जो मैंने बताया था कौन सा था, मीन स्क्वायर एरर था। देन मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, और रूट मीन स्क्वायर एरर होगा। ये 3 होते हैं ज्यादातर यूज करने वाले, दिख रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर, और फिर हमारे पास रूट मीन स्क्वायर एरर, ये दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं तो वो रहता है हमारे पास मीन स्क्वायर एरर का। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, बता सकते हो। फॉर्मूला तीनों का सेम होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। एब्सोल्यूट में पावर नहीं होता है, बस सिर्फ क्या होगा, मोड होगा। मोड क्या करता है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा वैल्यूज को, बस इतना ही काम रहता है। देन मीन स्क्वायर फॉर्मूला बताया। देन रूट मीन स्क्वायर का क्या होगा कि जितना भी वैल्यू आएगा उसको रूट अंडर कर देगा, बस। तो ये 3 अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का आप यूज करके क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यूज देख सकते हो, ये दिख रहा है।
अगर मीन एब्सोल्यूट वैल्यू देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, स्क्वायर एरर देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और रूट मीन स्क्वायर देखोगे तो ये वैल्यू दिखेगा। तो अब इसमें से हम लोग ज्यादातर मीन स्क्वायर एरर क्यों यूज कर रहे थे ये बताओ, क्योंकि तीनों एरर बता रहे हैं तो हम लोग मीन स्क्वायर क्यों कर रहे थे? इजी होता है लेकिन किस वे में? हाँ? तो उसका स्क्वायर करते तो वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है ना बहुत ज्यादा। तो हमें पता है कि वेरिएंस में स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते थे, उसमें सेम कॉन्सेप्ट था कि अगर आप स्क्वायर के बेस पे करते हो तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आता है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा रहती है ना, एज कम्पेयर टू अगर आप एब्सोल्यूट यूज कर रहे हो या फिर स्क्वायर रूट यूज कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या करते हैं हम लोग मीन स्क्वायर ही यूज करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोग ज्यादातर इसका यूज करते हैं। देन ये क्या होता है, सिर्फ एरर बताएगा, एरर के अलावा कुछ नहीं बताएगा। एरर बेसिकली होते क्या है बताओ अनुराग, एरर क्या होते हैं? यहाँ के बेस पे बताओ जो हमने अभी तक बताया है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एमएल के बेस पे पढ़ रहे हैं, तो उसके बेस में क्या होगा एरर की? जनरल मीनिंग ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, बट अगर हम लोग क्या करें, एक स्पेसिफिक फील्ड पे काम कर रहे हैं एमएल पे, तो उसके बेस पे क्या होगा? कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता था, तो वो चीज हम निकालने के लिए ये यूज करते हैं, उसको हम लोग कॉस्ट फंक्शंस भी बोलते हैं और एरर फंक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या रहेगा परफॉर्मेंस, कि उसके बेस में कितना एक्चुअल वैल्यू क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो हमारे पास क्या रहेगा, एक R2 स्कोर रहेगा। इसके अलावा एक और होता है एडजस्टेड आर स्क्वायर। R2 स्कोर क्या बताता है, मैंने बताया था पिछले क्लास में। R2 स्कोर बताता है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? ये मेरा क्या है, एक्चुअल वाई है, और ये मेरा क्या है, प्रेडिक्टेड वाई है। ठीक है, और इस तरीके से क्या है, हर एक डेटा पॉइंट बनेगा एक्चुअल और प्रेडिक्टेड का। तो मान लो एक्चुअल 3 था और प्रेडिक्टेड 5 था, तो इसका डेटा पॉइंट कहाँ पे बनेगा बता सकते हो? मान लो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इधर भी 1, 2, 3 और 4 और 5। ठीक है, अब इसमें 3 और 5 का कॉम्बिनेशन कहाँ पे बनेगा? इधर से आप क्या करते हो, ये मान लो एक्चुअल है और ये प्रेडिक्टेड है, तो एक्चुअल 3 इधर से होगा और 5 यहाँ से, तो मतलब ये डेटा पॉइंट यहाँ पे है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास n नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स बनेंगे, तो इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, अब आप इसमें से क्या करते हो, एक लाइन ड्रॉ करते हो। मान लो मैंने ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर, अब ये लाइन से इस लाइन में क्या होगा कि एक्चुअल वैल्यूज के बेस पे कितना डिफरेंस है। कि मान लो ये हमारा क्या है, एक लाइन हमने ड्रॉ किया किसके बेस पे, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड के बेस पे, और मान लो मेरा एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे है। अब इसका और एक्चुअल यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ किया इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, इसके और इसके बीच का डिफरेंस होगा, हर एक पॉइंट्स के बेस पे इस लाइन से कितना दूर है, उस लाइन का आप सम करोगे तो वही हमारा वेरिएंस कहलाएगा। ठीक है, तो वेरिएंस क्या होता है कि जो आप एक मॉडल बना रहे हो उसका और हर एक डेटा पॉइंट के बीच का डिफरेंस जो होगा वही हमारा वेरिएंस। ठीक है, तो उस वेरिएंस को हम क्या करें, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं R2 स्कोर के थ्रू। ठीक है, ये समझ में आया? अब R2 स्कोर की प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ? R2 स्कोर, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या थी, दिख रहा है? इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में हम लोग रखते हैं। अब इसमें अगर वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा मॉडल सही से काम कर रहा है, कि इसमें वेरिएंस कम होगा। ठीक है, अगर वैल्यू 0 की तरफ है इसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ वेरिएंस है। इसी के बेस पे क्या है, कुछ परसेंटेज के बेस पे उन्होंने दे दिया है। अगर आपका 0 मतलब 90 के आसपास है तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसका जो वैल्यू है वो ठीक है। दूसरा कि हमारे पास क्या परसेंट 20 के पास है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा मॉडल है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वैल्यू के बीच में जो वेरिएंस होना चाहिए वो उसको कवर नहीं कर पा रहा। वेरिएंस मतलब वो जो लाइन था वो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। ये समझ में आया? तो ये चीज हमारे पास रहता है। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव का मतलब कि जो हमारे पास मॉडल था वो एकदम क्या है, बेकार है। तो किस फॉर्म में होगा, तो ये हम लोग क्या करते हैं, लीनियरिटी चेक करते हैं, और यहाँ पे भी क्या होता है, लीनियर के बेस पे ही होता है, क्योंकि हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसमें दो चीजें होती है, एक SSR होता है और एक SST होता है। SSR और SST,
इसको बोलते हैं रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास क्या होगा एरर्स के बीच का, रेसिडुअल्स का मतलब होता है एरर्स, ठीक है। तो मार्केट में आपको ये नाम सुनने को मिलेगा कभी कभी कि रेसिडुअल्स क्या होते हैं। तो वो बेसिकली क्या होते हैं, एरर होते हैं। एरर जो एक्चुअल और वाई के मतलब एक्चुअल और प्रेडिक्ट के बीच का डिफरेंस होता है, उसका क्या करते हो, सम ऑफ स्क्वायर करते हो वो वैल्यू। और एसएसटी का मतलब क्या हो गया, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जो दोनों का वैल्यू रहेगा उसका स्क्वायर। यहाँ पे एरर का होगा, यहाँ पे टोटल का होगा, एक्चुअल एंड द मीन वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे जो एसएसटी है वो बेसिकली क्या बताता है, जो एक्चुअल वैल्यू है और जो उसका एवरेज है उससे कितना डिफरेंस है। और जो हमारे पास एसएसआर क्या रहता है कि एक्चुअल वाई और प्रिडिक्टेड वाई के बीच का कितना डिफरेंस है। ये दोनों को जब कैलकुलेट करते हैं और उसका रिवर्स बनाते हैं तो वही हमारा क्या बनता है, आर स्क्वायर बनता है। समझे, R2 या फिर आर स्क्वायर बोलूं, क्योंकि आर क्या क्या है, स्क्वायर ही लिखा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, R2 स्क्वायर। इसका अगर फॉर्मूला कहीं पे होगा तो मैं दिखा देता हूँ। तो फॉर्मूला एस एस और एस एस आर के बीच, ठीक है? इन दोनों के बीच का जो रेशियो रहेगा, ठीक है, 1 - जो भी इसके बीच का रेशियो रहेगा वही हमारा क्या होता है, R2 स्क्वायर होता है। सिंपल फॉर्मूला है। अब ये चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट है कि हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू के बेस पर, ठीक है? क्या हो गया, क्या आवाज कर रहा था, क्या हो गया, ऐसे ब्लास्ट करेगा क्या? कोई नहीं, इतनी जल्दी नहीं जाओगे, इतनी जल्दी नहीं होगा। तो ये R2 स्कोर के बेस पे हो गया। अब R2 स्कोर में क्या रहता है, एक डिमेरिट रहता है कि जितना नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड करते जाओगे, जो परफॉर्मेंस होगा R2 स्कोर का वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। सिंपल इसका मीनिंग है कि अगर आपके पास 5 कॉलम के बेस पे एक्यूरेसी बता रहे हो और यहाँ पे 80% आ रहा है क्या, R2 स्कोर, अगर आपने 10 कॉलम ऐड किया तो ये 90 पहुंच जाएगा। चाहे वो 5 जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया वो चाहे काम का हो या ना हो। तो ये इसका क्या रहता है, डिमेरिट रहता है। अब इस चीज को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर। समझ रहे हैं कि हम आर स्क्वायर को क्या करें, एडजस्ट करें। क्यों एडजस्ट करें, कि मान लो आपने जहाँ पे 10 था आपने वहाँ पे 15 कॉलम्स ऐड किया, तो वो क्या करता है कि जितने भी आपने एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड किए, अगर वो रिलेवेंट है तो स्कोर बढ़ेगा, अगर नहीं रिलेवेंट है तो ना के बराबर स्कोर बढ़ेगा। समझे, कि मान लो पहले 80 था, अगर वो रिलेवेंट है तो ये 85 होगा, ज्यादा भी नहीं बढ़ेगा। दूसरा, अगर ज्यादा रिलेवेंट नहीं है तो 80 से ये 80.5 हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि इंक्रीज होगा, बट क्या है कि ना के बराबर होगा, मतलब बहुत कम होता है। तो इससे क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा कंट्रोल रहता है। तो हम लोग दोनों क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको कैसे कर सकते हैं, एडजस्टेड आर स्क्वायर का। तो सेम आर स्क्वायर का ही फॉर्मूला रहता है, उसमें क्या रहेंगे, कुछ चेंजेस रहेंगे। आर टू स्कोर को क्या करो, ये दिख रहा है, ये क्या रहता है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ आर स्क्वायर का रहता है। ये क्या करता है, एडजस्ट करता है नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस वेरिएबल्स इन द रिग्रेशंस। इसका बेनिफिट क्या होता है, दिख रहा है, कि आप सैंपल साइज ऑफ एन इनटू द अकाउंट टू पेनलाइज इन इंक्लूजन, मतलब कि अगर आप सबसे ज्यादा ऐड करते जाओगे तो साथ ही साथ क्या होगा, उसमें पेनल्टी भी ऐड होगी। पेनल्टी का मतलब क्या होता है, एरर्स, कि वो एरर भी ऐड करता जाएगा। क्यों करेगा, ताकि जो हमारा मॉडल हो वो ओवर फिट ना हो जाए, ठीक है। बाकी इसको अप्लाई करने का कोड बेसिकली सर डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिखना पड़ता है। आर टू स्कोर, कैलकुलेट एडजस्टेड आर स्क्वायर, ये दिख रहा है। तो आपको इसका फॉर्मूला ही पूरा लिखना पड़ता है कि मैनुअली हमारे पास क्या है कि कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिस तरीके से R2 स्कोर का है ना, उस तरीके से इनका नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सेम यहाँ पे दिख रहा है ये फॉर्मूला, R2 स्कोर का ही यूज करके ये फॉर्मूला बनाया है कि जितना भी वैल्यू होगा 1 - और ये पूरा वैल्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ना मुझे याद रहता है ना आपको भी याद होगा, बस इसका जो याद रखना है वो प्रॉपर्टी याद रखना है कि इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं। अगर R2 स्कोर है तो क्यों यूज करते हैं, एडजस्टेड है तो उसका क्यों यूज करें। तो वो क्या करता है कि जब भी हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज करते हैं तो R2 स्कोर क्या आता है, इंक्रीज होता जाता है। जो क्या होता है कि चाहे हमारा कॉलम क्या हो, रिलेवेंट हो या ना हो, उसी चीज को क्या करता है, एडजस्टेड R2 स्कोर प्रिवेंट करता है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, तो सिंपली प्रिवेंट करता है ओवरफिटिंग को, और आपका जो मॉडल रहता है वो क्या रहता है, बेटर बनता है।
ठीक है। तो ये दो चीजें रहती है जहाँ पर ऐड ऑन करती है। बाकी फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा है कि वन माइनस R2 स्क्वायर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस ए माइनस वन। अब यहाँ पे R2 स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर है, के एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब सैंपल साइज है, और के क्या है कि कितने नंबर ऑफ फीचर्स, मतलब कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो वो है। ठीक है, ये डेटा पॉइंट्स है और ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो जितना ज्यादा कॉलम्स इंक्रीज होता है तो हमने इसको क्या रखा, डिवाइड में रखा है, तो क्या होगा, वैल्यू को उतना ज्यादा पेनलाइज करेगा। सिंपल। कि मान लो आप के की वैल्यू बढ़ा रहे हो, कि मान लो ये क्या है 3/1 है, तो एक्चुअल वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैंने क्या किया, नीचे की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, 3/2 है, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 पॉइंट नहीं, अच्छा इसकी वैल्यू तो 3 आएगी ना, अगर 1 है तो नीचे, वही मैं सोच रहा हूँ 1 कैसे आ गई। देन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया 1.5। अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा, 3/3 का होता है 1 होता है। तो आप देख रहे हो जैसे नीचे की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ाओगे, वो क्या करेगा, ये R2 स्कोर को रिड्यूस करता जाएगा। तो इसलिए क्या था, ये थोड़ा सा पेनलाइज हो जाता है, मतलब आपका ज्यादा इंक्रीज। ठीक है, तो ये आपका रहेगा वैल्यू के बेस पे। तो ये दो होते हैं, R2 स्कोर और एडजस्टेड। इसको अप्लाई कैसे करोगे, तो सिंपली जो कोड दिख रहा था उसी को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये तो आया था AI, ये दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कि अगर आपको पूरा नहीं लिखना है तो सिंपली ये लाइन भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हमने क्या किया, R2 स्कोर निकाला है ना, तो इन्होंने क्या किया, आपके लिए मेथड बना के दे दिया है। ठीक है, तो मेथड बना के यूज करना चाहते हो इसके थ्रू भी यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट यूज करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसको स्टोर करवाना पड़ेगा R2 स्कोर को, R अंडरस्कोर क्या था, स्कोर इक्वल टू ये, अच्छा आर स्क्वायर था, तो इसको बोल देते हैं आर स्क्वायर। ठीक है, और चूंकि नंबर ऑफ सैंपल कितने थे, तो कैसे निकलेगा नंबर ऑफ सैंपल्स, बताओ। मान लो हमारे पास डेटा है, इसमें कितने नंबर ऑफ सैंपल थे, कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ सैंपल समझ में आ रहा है क्या है, आ रहा हो, तो कैसे निकलता था, तो जो भी हमारे पास डीएफ था, डीएफ डॉट साइज, और साइज में जो पहला वैल्यू था वो ले लेते हैं, साइज था या सेप था, साइज नहीं, वो तो मल्टीप्लीकेशन से रहता था, सेप यूज करते हैं, डीएफ, अच्छा ब्रैकेट नहीं होगा ना, ये एट्रीब्यूट्स है, ये दिख रहा है। तो हमारे पास कितने क्या है, रोज है। अब इसका पहले वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, ये किस फॉर्म में बता सकते हो नीतीश, ये इसका डेटा टाइप क्या होगा बता सकते हो, इसका नहीं, ये पूरे का, अनुराग। हम्म, तो टपल में इंडेक्सिंग काम होता है, तो हमें पहला वैल्यू लेना है, तो क्या करेंगे, इंडेक्स के बेस पे ले लेंगे, तो ये मिल गया। तो जो हमारे पास सैंपल होगा, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल ये रहा। ठीक है, अब नंबर ऑफ फीचर्स कैसे मिलेगा, तो इसी में से कॉलम ले लेंगे ना, तो वहां पे 1 कर देंगे तो वो नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ फीचर्स और इसको 1। तो सिंपल एक ही फॉर्मूला का हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको रन करोगे तो आपको एडजस्टेड R2, और चूंकि रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं करना है क्योंकि हमने फंक्शंस बनाया नहीं है, तो सिंपली आप इतना रन करो, ये आ रहा है, तो आपके पास चला गया R2 स्कोर कितना है, R2 स्कोर, तो ये दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे पास एक्यूरेसी है वो अप्रोक्स इतने ही के आसपास में आएगा डेटा के बेस पे। अगर ये दोनों के बीच का डिफरेंस 5 से ज्यादा रहता है तो हम क्या करते हैं, मॉडल पे काम करते हैं, मतलब इंप्रूव करते हैं। अगर दोनों सेम सेम आ रहा है अप्रोक्स, तो हम क्या है कि जो एक्यूरेसी ये ऊपर वाला बता रहा है क्या है, ये सही है, कि ज्यादा हमारे पास कॉलम के बेस पे वेरिएंस नहीं, क्यों, क्योंकि सारे कॉलम क्या रिलेवेंट है, इसलिए ये ज्यादा आपको नहीं बताएगा वेरिएंस। ये समझ में आया? क्योंकि जितना भी कॉलम हमने पहले ही क्या करता है, हटा दिया था, और जो काम के कॉलम था हमने वही यूज किया, इसलिए ये क्या होता है कि मैक्सिमम आपने जितना कॉलम यूज किया है, जिसके बेस पे आपने डेटा पूरा किया है, अब इसमें आपकी एक्यूरेसी मैक्सिमम इतना ही जाएगा। अब इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं फिर, कि मान लो इतना ही जा रहा है तो हम इसको इम्प्रूव तो करेंगे ना, तो इम्प्रूव करने का क्या क्या तरीका होगा, पहला मॉडल चेंज कर सकते हो, कि मान लो लीनियर रिग्रेशन सिंपल है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग नॉन लीनियर में जा सकते हैं। दूसरा,
कि लीनियर में ही काम करना, तो हम डेटा चेंज कर सकते हैं। मुझे और भी डेटा ऐड ऑन करेंगे तो क्या होगा कि आपका मॉडल में इंप्रूवमेंट होगा। तो ये दो चीजें हम क्या करते हैं, हमेशा चेंज करते हैं, या तो डेटा चेंज होगा या तो मॉडल चेंज होगा। ठीक है। तीसरा, इसमें जो एम और सी की वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, और करेक्ट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। तो ये तीन चीजें रहेगी जो हमेशा करेंगे, और वही चीज हमारा क्या कहलाएगा, मॉडल फाइन ट्यूनिंग कहलाएगा, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, है ना, या फिर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। तो वो चीज आपका रहेगा। तो ये समझ में आया, मेजर परफॉर्मेंस। देन इसके बाद L1 L2 रहता है, वो हम लोग लॉजिस्टिक रेसेस में कवर कर लेंगे, क्योंकि जितने भी है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो जितने भी मॉडल होंगे सेम होगा। अगर रिग्रेशंस का यूज कर रहे हैं तो उसका परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए आपको यही मेजर्स यूज करनी पड़ेंगे मैट्रिक्स में। ठीक है। एंड देन अगर आपको क्या करना है, ओवरफिट हो रहा है मॉडल, तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम लोग रेगुलाइजेशन यूज करते हैं। तो हर एक मॉडल में रेगुलाइजेशन सेम होगा, किसी में भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है। तीसरा रहता है क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन का मतलब क्या हो गया, कि आप डेटा बार बार चेंज करके नया नया मॉडल बना रहे हो। कि मान लो मेरे पास जो डेटा है उसी को क्या कर रहे हैं, अलग तरीके से सफल कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, क्रॉस वैलिडेशन हमारे लिए कर देता है। तो ये हर एक मॉडल्स में सेम होगा। ठीक है। तो इनको भी हम लोग डिटेल से देखेंगे, ये L1 L2 और क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है। देन हमारे पास क्या होता है, सेकंड लॉजिस्टिक। हमने अभी तक देखा कौन सा मॉडल देखा था, रिग्रेशंस का देखा था। अब देखेंगे एक क्लासिफिकेशंस का, देन कॉम्बिनेशंस। देन उसके पहले मैं एक चीज से लिखवा देता हूँ। जैसे मैंने बोला रिग्रेशंस, तो रिग्रेशंस में कितने और होते हैं, तो रिग्रेशंस का कितने मॉडल्स होते हैं वो आप लिख लोगे, तो मैं इसी में लिख देता हूँ। तो लीनियर, सॉरी, दो तरीके का होता है ना रिग्रेशंस मॉडल्स, आगे भी देखेंगे इंप्रूव करने के लिए। तो सबसे पहला था लीनियर रिग्रेशंस। देन इसके अलावा हमारे पास क्या है, रीज लेसो। थर्ड वन हमारे पास रहेगा, लीनियर रिग्रेशंस में सिंपल और मल्टीपल बोल सकते हो। देन इन फ्यूचर अगर आपको एस जी डी यूज करना है, एस जी डी रिग्रेशन, ये, तो ये क्या होगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन हो गया। अब इसी में क्या होगा, इसको बोलते हैं लीनियर्स। लीनियर का मतलब क्या हो गया, कि जब भी ये मॉडल बनाएगा तो एक लाइन के बेस पे सेपरेट करेगा, और वो लाइन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। अब इसी में क्या होगा, नॉन लीनियर्स भी आएंगे। नॉन लीनियर्स, तो नॉन लीनियर्स में जो मॉडल्स होंगे लीनियर का, तो एक एस बी सी होगा, एस बी आर होगा। ठीक है। एस, तो ये आ रहा है तो हम यही लिख लेते हैं, और एस बी आर। ठीक है। इसको बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशर। एम रहता है तो मशीन, और मशीन्स में ही क्या होता है, आर होता है और सी होता है। एसवीएम में ही एस वी आर होता है और एस बी सी होता है। ठीक है। हम्म, उसी के अंदर रहेगा, उसमें ग्रीन। देन डिसीजन ट्री हो गया, देन रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट रिग्रेशन, इसको हम बोल देते हैं असेंबल्स, असेंबल्स मॉडल्स। तो आगे जाके यूज करेंगे, ये हमारा असेंबल रहेगा, एसबीसी हमारा अलग रहेगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिग्रेशन के लिए हो गया। इसी तरीके से क्या होगा, क्लासिफिकेशन के लिए भी होगा। ठीक है। क्लासिफिकेशन लिखना है, आराम नहीं करना है, समझे। क्लासिफिकेशंस में क्या क्या होगा, तो पहला लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, और ये जो काम करता है वो लीनियर रहता है। ठीक है। एंड बाकी जितना भी इसमें होता है नॉन लीनियर होते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ।
क्योंकि जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसी तरीके से चलेगा। नॉन लीनियर में सेम होगा, एस वी एम, या फिर इसको बोलते हैं एस वी सी, सपोर्ट वेक्टर मशीन, और सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर भी बोलते हो। देन कैनन, सो द के नियरेस्ट नाइबर, और एक के मीन्स वो अनसुपरवाइज में चला जाता है, वो ग्रुपिंग बनाता है। देन एक और हमारे पास था इसमें जो एक अलग था, बायस, ये था ना स्पेलिंग, बी ए नेव बायस, तो ये भी एक रहता है। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बेस पे रहता है, इसमें भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सही देता है। ठीक। और एक और आगा हमारे पास डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री, डिसीजन, और यहाँ पे भी क्या है, डिसीजन ट्री ही है। क्या हो गया गुरप्रीत और परविंदर, बताओ। कुछ नहीं हुआ तो इधर बताओ क्या लिख रहे हैं, ये सारा चीज क्या लिख रहे हैं बताओ। और ये क्लासिफायर, और इसके बाद रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसस, क्या चीज, हाँ, एक में क्लासिफायर होता है और एक में रिग्रेसर होता है। असेंबल मॉडल्स में भी जितने भी असेंबल मॉडल्स होते हैं सारा काम करते हैं, जर्नी ग्रेडियंट, और ठीक है। अब इसमें दोनों सेम सेम, क्योंकि ये नॉन नॉन लीनियर है ना, तो बिना लाइन के हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं और रिग्रेशंस भी। तो ये इतना मॉडल है जो आप देखते हो एमएल पे। इसके अलावा इसमें फिर होता है डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट। डीप लर्निंग में जो मॉडल्स होते हैं वो रहते हैं नॉन लीनियर। नॉन, स्पेलिंग गलत क्यों हो रहा है, नॉन सही है, एल ई ए, लीनियर का स्पेलिंग बताओ, मैं भूल गया। एल आई एन ई आर, ए आर, नॉन लीनियर में न्यूरल नेटवर्क, उसमें बस यही होता है। ठीक है। डीप लर्निंग में एक ही मॉडल होगा और वो कौन सा होगा, न्यूरल नेटवर्क होगा। अब इसमें सिर्फ जो चेंज होता है वो आर्किटेक्चर चेंज होता है जी, चेंज इन आर्किटेक्चर्स और डिफरेंट वर्क। ठीक है, कि आपको किस टाइप का काम करना है उसमें आर्किटेक्चर चेंज करो। इमेज है तो इमेज के बेस पे आर्किटेक्चर चेंज करोगे, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के बेस पे करोगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका आर्किटेक्चर चेंज करते हैं। तो ये आपको पूरा पढ़ना है। तो ये डीप लर्निंग वाला तो क्या होगा, एग्जाम के बाद होगा, बाकी उससे पहले ये अभी पढ़ना है। ठीक है। रिस और लेसो तुरंत बता देते हैं, एसजीडी हमारा हो गया है। रिस और लेसो भी क्या रहता है, लीनियर रिग्रेशन ही रहता है। अब उसमें सिर्फ क्या रहेगा, पेनल्टी ऐड रहेगा। ठीक है। अब उसमें ऐड कैसे होता है, तो सिंपली आप ऐड ऑन कर सकते हो, इतने लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि जो नॉन लीनियर है वो दोनों, तो दोनों दोनों क्या क्या करता है ना, तो लाइन में तो सिंपली कॉन्टेंट आता है। मान लो आप कहीं से तो एक छोटा सा इसके नेचर के बीच में ये एल्गोरिथम से थोड़ा ये क्या है कि अगर आप क्लास में कर लेते हैं तो नॉन लीनियर की तरह काम करता है,
मैं कनेक्ट क्यों नहीं क्या? अब मैंने बताया कि रीज और लेसो क्या होते हैं, बस इतना ही पढ़ाएंगे, रीज और लेसो, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? तो रीज और लेसो देख लेते हैं बस। तो ज्यादातर इसको पेनल्टी की तरह यूज करते हैं, बट अगर आपको लीनियर की तरह यूज करना है तो आप लीनियर में भी यूज कर सकते हैं। तो रीज रिग्रेशन ये आपके पास आ गया, इसका कहीं पे फॉर्मूला होगा तो वो मैं दिखा दूँ। रीज रिग्रेशंस और एक लेसो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आज के लिए इतना ही होगा। और एक लीनियर, क्योंकि तीनों सेम है, डिफरेंस क्या होगा वो दिखाने के लिए तीनों एक साथ दिखा रहे हैं। तीनों का काम सेम होता है। लीनियर रीज एंड लेसो। तीनों एक साथ लिया ना, ये तो इलास्टिक नेट का है। चलो कोई नहीं, दो ही के बेस पे देख लेंगे। लीनियर आपको पता है पहले से। परविंदर, जब काम ही करना है तो फिर पढ़ाई क्यों कर रहे हो? हम्म। तो लीनियर रिग्रेशंस आपको पता है, तो कुछ तरीके से दिखेगा। तो हमेशा एक लाइन इधर देख लो, 10 मिनट, उसके बाद चले जाना, नहीं तो फिर जा भी सकते हो अभी भी। ये दिख रहा है कि जब भी हम लोग लीनियर रिग्रेशंस बनाते हैं, उसका सिंपल मीनिंग होता है कि जो भी आपके पास डेटा रहेगा उस पे क्या कर रहे हो आप, लाइन ड्रॉ कर रहे हो, और वही हमारा क्या रहता है, मॉडल रहता है। अब इसी मॉडल की एक्यूरेसी हम लोग चेक करते हैं R2 स्कोर से। R2 स्कोर मतलब क्या होता था कि जो हमारे ये लाइन है और ये डेटा पॉइंट्स है, इसके बीच का जो डिफरेंस है उसका रेशियो क्या है, वो हम लोग क्या करते थे, निकालते थे। इसमें दो तरीके से निकलता है, क्या क्या निकाल रहे थे, RLS और एक RRT, है ना? नहीं, RST था ना, वो है ना इसमें, एक RRS था। RLS का मतलब क्या हो गया था कि जो एक्चुअल और प्रेडिक्टेड के बीच का जो डिफरेंस था उसका, और एक था आरटीएस। आरटीएस में क्या था, आरएसटी। आरएसटी का मतलब था कि जो एवरेज होगा इसका और जो हमारा एक्चुअल होगा उसका वैल्यू, ठीक है? तो वो दो के बेस पे क्या आता था, R2 स्कोर निकलेगा, ठीक है? अब ये चीज हमारा क्या होगा, लीनियर। हाँ, देन इसी में क्या होगा, रीज में अगर देखोगे तो इसका फॉर्मूला सेम होगा। फॉर्मूला कहीं पे है, ये दिख रहा है, ये फॉर्मूला किसका था बताओ? ये लीनियर रिग्रेशंस का था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। डिनोट हम लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आगे जाके आप इसको थीटा के बेस पे भी डिनोट करेंगे, देन हम लोग w के बेस पे भी डिनोट करेंगे।
तो यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने क्या किया, डिनोट किया है। तो हमारा क्या है कि ये रीज वाला रिलेशन है। अब इसमें क्या चीजें चेंज होंगी, इसमें एक और चीज ऐड होगा, इसमें नहीं दिखाया कहीं क्या, मैग्नीट्यूड्स का दिखेगा। इस पे नहीं दिया हुआ है, एक बार मैं किसी दूसरे पे देख लेता हूँ कि मेन क्या रहता है उसमें। हम लोग क्या करते हैं, पेनल्टी ऐड करते हैं। पेनल्टी क्या होता है, बेसिकली एरर। कि रेस और लेसो का तब हम लोग तभी यूज करेंगे जब हमारा मॉडल क्या हो, ओवरफिट हो। ठीक है, उससे पहले हम लोग इसका यूज नहीं करते। कि रेस और लेसो का यूज केस क्या है, पेनल्टी के बेस पे है। ठीक है, कि मान लो आपके पास क्या है कि मॉडल में क्या है, ओवरफिट हो गया। ओवरफिट का मतलब क्या हो गया कि ट्रेनिंग के टाइम में 100% एक्यूरेसी बता रहा है। अगर 100% एक्यूरेसी है तो एरर क्या होगा, एरर क्या होगा, अगर एक्यूरेसी 100% है तो एरर कितना होगा। हम्म, वही तो पूछते हैं। अगर जीरो होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपको उसमें कुछ एरर रखेंगे तो क्या होगा, एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। तो वो एरर हम लोग कैसे ऐड करेंगे, रेंडमली ऐड करेंगे या फिर उसके पीछे कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बेस पे करेंगे। एक होता है रैंडम एरर ऐड कर देना, तो बार बार तो नहीं करेंगे कि कितना एरर होगा। हम क्या करते हैं कि जितने नंबर ऑफ फीचर्स होंगे उसी के बेस पे क्या होगा, कुछ एरर्स ऐड होंगे। तो हम नंबर ऑफ फीचर्स के बेस पे जब एरर ऐड करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, रिज और लेस होता है। दोनों में पहला में क्या आता है, मॉडुलस, और दूसरे में क्या होगा, उसी का स्क्वायर। ये समझ में आया? अगर आप फ्रीज पे देखोगे, ये दिख रहा है, ये रहा रेगुलेशन से बेस पे। तो अब ये क्या होगा कि आपको एरर नहीं करनी है। क्या मतलब आप जब हम एरर ऐड करें ना तो लीनियर एक्सेस में एरर ऐड होगा। हम एरर भी ऐड कर देते हैं। तो क्या था, एक स्क्वायर में था और इधर और दूसरे मींस का एक ही फॉर्मूला को तुम्हें रखना है और वो भी रखना है। एक स्क्वायर का क्या है, इस तरीके से था, एक्चुअल y माइनस नेगेटिव y कर देते हैं, उसका मतलब है y डिवाइडेड बाय 1 बाय ठीक है ना। ये फॉर्मूला से आ गया और अब इसका हमने क्या किया था, प्रिडिक्टेड y क्या फॉर्मूला था, प्रिडिक्शन कैसे आता है, प्रिडिक्शन मतलब क्या हो गया, ये वाला y इक्वल टू x प्लस q। ये फॉर्मूला के बेस पे प्रिडिक्ट करेंगे ना, तो प्रिडिक्शन होगा ये हमारे यहाँ पे है। तो इस फॉर्मूला में यहाँ पे ये y है, क्या रिप्लेस कर सकते हैं, यही क्या क्या होगा यहाँ पे रिप्लेस, ठीक है। एंड देन यही पूरा क्या होगा, इसका एरर। मान लो ये एरर जीरो है, अब इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो कैसे करोगे, इसका हमने क्या किया, जो भी एरर है इसमें सिंपल लिनियर है, इसमें हमने क्या किया, ऐड कर दिया क्या कुछ है, तो एरर जो होगा वो किसके बेस पे, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे मतलब नंबर ऑफ फीचर्स होंगे इसमें क्या करेंगे, लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं और ये फीचर्स होंगे वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड के बेस पे। इसका सिंपल क्या है कि आपके वैल्यूज को थोड़ा सा सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास एनएफटी की वैल्यूज हैं, जैसे मान लो क्या है कि आपके पास एक नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो ये क्या करेगा, इस कॉलम्स की वैल्यू को जीरो कर देगा, उस वैल्यू को से क्या होगा, अगर जिसकी वैल्यू जीरो तो क्या होगा, से वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होगा तो जो ओवरफिट हो रहा था वो क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब कुछ चीजें ऐड होंगी। और इसमें एक लैम्डा होता है, लैम्डा क्या है कि आप अपने हिसाब से इसको बता सकते कि आप जो एरर है आपके क्या होगा, फीचर्स के बेस पे ही होगा, बट क्या है कि आप चीजें ऐड ऑन करना चाहते हैं अपनी तरफ से, कुछ रिड्यूस करना चाहते हैं तो क्या होगा, आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा एरर को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, आप मॉडल को अच्छे से बना सकते हैं। तो यही चीज रहता है अल्फा, ठीक है। अब इसके बेस पे क्या होगा कि कुछ वैल्यूज को क्या करता है, कुछ वैल्यूज को क्या करेगा, तो ये क्या करता है, रिलेशन रिलेशन स्ट्रिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड reduce the model complexity, it is multi-polynomial। ये समझ में सिंपल ये लाइन का मतलब है कि अगर आप क्या करते हो, सिंपल लीनियर रिलेशनशिप
कुछ चीजें ऐड करते हैं इसके फीचर्स के बेस पे, तो वही हमारा लेसर बन जाएगा। अगर ये लेसर रिलेशन बन गया, अब ये क्या काम करेगा, तो ये सिंपली क्या करता है, स्क्रीन का देता है कॉक्सियस, किसका कॉक्सियस, जो हमारा ये एक्स का देता है, तो एक्स का कॉक्सियस कौन है, ऐसे वैल्यू रिड्यूस होना कभी नहीं होगा, आई की वैल्यू चेंज होगी, पहले चेंज होगा, ठीक है, अगर ये जीरो है इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस दिखेगा, है ना, तो यही चीज सीख करता है। अब इससे क्या मदद मिलती है, तो ये क्या करता है कि जो भी हमारे पास मॉडल्स होंगे, तो जो मॉडल का इस हो जाता है प्लस मल्टी कोएफिशिएंट में मतलब क्या होगा, अलग अलग कॉलम के कॉलम से दोनों अलग ले लें, ये कॉलम लिख लो, ये कॉलम लिख लो, तो आप इन कॉलम के बेस पे डाल देते हैं, आप क्या रखते हो छोटे और सी के बेस पे भी ठीक, एक सी के बेस पे सेम फिर डी की जरूरत है ना, बट कॉम्बिनेशन सारा होता है, तो यही चीज क्या रहता है मल्टी कोएफिशिएंट, मतलब यहाँ पे तीन कलर के रिजल्ट आते हैं, वहाँ पर दो के रिजल्ट आते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा लगाना है, ये क्या मतलब इसकी वैल्यू को रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना मतलब क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस समझिए, तो ये इसके में क्या है, बस फीचर्स है, ठीक है, ये रहता है फीचर्स, ये हमारा चल रहा है लेसो, और इसमें क्या होगा, इसी का यहाँ पे क्या है मॉडुलस है, यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर, मॉडुलस उसमें क्रिटिक स्क्वायर का, तो उससे क्या बेनिफिट होगा, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज क्या होते हैं, कुछ फीचर्स जीरो हो जाते हैं, मतलब कुछ कॉलम्स का जो इंपॉर्टेंस रहेगा वो ना के बराबर रहेगा, लेकिन रीज में जब मल्टीप्लाई करना उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ वैल्यूज रहेगा ही रहेगा, मतलब कभी भी हमारा जो वैल्यू होता है वो जीरो नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि वो सारे कॉलम को इंक्लूड करके रखेगा चाहे इंपॉर्टेंस कम, ठीक है, ये क्या करेगा, कुछ कॉलम्स को इंपोर्ट करेगा और कुछ कॉलम को क्या करेगा उसके फीचर्स को मिटेगा, तो मतलब ये उसका इंपॉर्टेंस को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो ये सिंपल रहता है, सारे कॉलम्स रहेंगे, तो पहले जो हमारे पास n की वैल्यू है 0.8, तो अगर आप क्या करते हैं रेशियो लगाते हैं बाय फॉर्म जो भी कैलकुलेशंस हो या तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.3 हो जाएगी या 0 के आसपास हो जाएगी, है ना, बट क्या रहता है अगर रेस लगाओगे तो रेस क्या होता है 0.8 था तो इसकी वैल्यू थोड़ा सा रिड्यूस हो 0.6 इस तरीके से, अगर इसकी वैल्यू क्या है 0.1 है, इसका जो वैल्यू है 0.001 के आसपास, तो मतलब ये कभी भी जीरो नहीं होगा इस पे, लेकिन लेसो में क्या होगा ये जीरो हो सकता है, तो अगर ये मानो कि ये कॉलम के बेस पे ये जीरो हो गया तो ये फीचर्स में कितने भी रहेगा वैल्यू वो जीरो ही रहेगा, मतलब ये कॉलम इसमें इंक्लूड ही नहीं हो रहा है ना? तो ये रहता है लिस्ट एक क्या लेसो, ठीक है, सिंपल नॉर्मल फॉर्मूला रहता है, इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो जिस तरीके से लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करते थे सेम तरीके से अप्लाई होगा, यहीं पे इंपोर्ट कर लेते हैं ना, कहाँ पे इंपोर्ट किया था हमने, यहीं पे था ना, यहीं पे इंपोर्ट किया था, कोई नहीं यहीं पे इंपोर्ट कर लेते हैं, लीनियर रिग्रेशन कैसे इंपोर्ट किया था ये बताओ जल्दी से, लीनियर रिग्रेशन कैसे इंपोर्ट किया था, फ्रॉम sklearn sklearn डॉट क्या लिखे थे, लीनियर लीनियर मॉडल, और इसमें से इंपोर्ट किया था हमने लीनियर रिग्रेशंस, ठीक है, ये सारे पहले से इंपोर्टेंट, अब इसमें मुझे क्या इंपोर्ट करना है, रिज, तो सिंपली आप क्या करते हो, रिज, ये दिख रहा है रिज और एक लेस्ट, ठीक है, और एक थर्ड होता है इलास्टिक नेट, इलास्टिक नेट क्या होता है, रिज और लेसो का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का एक साथ कंबाइन करोगे तो क्या होगा इलास्टिक नेट का था, तो ये तीनों होते हैं, ये दिख रहा है, अब अप्लाई कैसे करते हैं, जिस तरीके से लीनियर रिग्रेशन अप्लाई हुआ है एज इट इज अप्लाई होगा, अब उसमें एक वैल्यू एक्स्ट्रा आएगा कौन सा, लेमडा का, तब लेमडा आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो लीनियर रिग्रेशन लिखे हो, इसी तरीके से क्या करोगे रिज इक्वल टू रिज, और इसके अंदर क्या जाएगा आपके पास कॉमा, और इसके अंदर एक अल्फा जाएगा दिख रहा है, तो अल्फा की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, तो ये हमारा क्या हो गया आर हो गया, ठीक है, चाहिए इंपोर्ट वाला रन नहीं किया था, तो ये क्या होगा आपका बन जाएगा, अब क्या करोगे अगर आपको अलग से एक और मॉडल बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं,
P2 कर सकते हैं। तो मान लो मैंने क्या कर दिया, एक P2 बना दिया, और P2 में क्या होगा, मेक पाइपलाइन और कॉलम और रीच। यहाँ पे LR पास किया था, यहाँ पे क्या पास कर दिया, रीच। अभी हमारा बन गया मॉडल, बस इतना ही करना था। तो सिर्फ 2 लाइन ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, रीच के बेस पे। अब क्या करते हो, सिर्फ फिट कर देते हो, P2 डॉट फिट। तो ये क्या बनेगा, सेम मॉडल आपका बन जाएगा। ठीक है, एक्सटेंड वाइड रेंज। अब इसके बेस पे जो एक्यूरेसी आएगी वो देख लोगे। अब एक्यूरेसी कैसे देखोगे, तो P2 के बेस पे देख लोगे। तो ये हमारा क्या हो गया, फिट एंड ट्रांसफॉर्म हो गया। तो मैंने सिर्फ क्या किया, एज इट इज फॉलो किया, सिर्फ जहाँ पे क्या था लीनियर था वहां पे लेसो कर दिया, और बाकी सारा काम हो गया। तो इसी तरीके से हमारा मॉडल का क्या होगा, सिर्फ नेम चेंज होगा। अब उसमें क्या होंगे, कुछ पैरामीटर्स होंगे, वो आप पढ़ोगे। ठीक है, अब इसकी बेस पे एक्यूरेसी कितनी आ रही है चेक कर लो। हाँ, आज के लिए इतना ही, हमारे लिए तो 5 मिनट भी काफी है। नहीं, बाकी ट्रेन। अच्छा जी, किसी को नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। देखो सिंपल सा लॉजिक है इसका, खुद से नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। तुम्हें क्या लगता है, नहीं आएगा? बाकी रीस लेसो एक एक इम्प्लीमेंट करके